हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि ट्राइन के जो द्वितीय युद्ध हुआ ट्राइन का, उस युद्ध में राजपूतों की हार के क्या कारण थे। या आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं कि अफगानों की जीत के क्या कारण थे। तो आपने देखा कि जो ट्राइन का युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध हुआ, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है उसकी हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तो उसके क्या कारण थे? तो उसके बहुत से कारण आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत से ऐसे कारण थे, बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी कमियाँ रही जिसकी वजह से राजपूतों जैसी शक्तिशाली शक्ति जो है वो एक विदेशी आक्रमणकारी के सामने हार गई थी। तो आपको पता है ट्राइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गौरी के मध्य और राजपूतों के मध्य। तो राजपूतों की असफलता के कारणों की जब हम बात करते हैं तो उसमें पहला कारण आपका आता है कि राजपूतों में एकता का अभाव। तो राजपूतों में एकता का अभाव के बारे में अगर जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें आपने देखा कि पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए राजा जयचंद राठौर के द्वारा मोहम्मद गौरी को एक इनविटेशन दिया गया था कि वो इस पर भारत पर आक्रमण करे और उसको पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपना, और उसमें राजा जयचंद जो है वो उसका पूरा सहयोग करेगा। और इसके चलते जो था एक आपसी असहयोग की भावना हमें राजपूतों के अंदर देखने को मिलती है। हालाँकि हम बात करें जब मोहम्मद गौरी ने ट्राइन का प्रथम युद्ध जब लड़ा तो उस समय अन्य जो राजपूत शासक थे वो सब पृथ्वीराज चौहान के झंडे के नीचे इकट्ठा हो गए थे। ट्राइन के द्वितीय युद्ध में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन राजा जयचंद राठौर जो थे वो और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। अगर पृथ्वीराज चौहान का वो इस युद्ध में साथ देते तो शायद युद्ध का परिणाम जो है वो कुछ और ही होता। और जब इसमें ट्राइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, उसको मौत के घाट उतार दिया तो राजा जयचंद बहुत खुश हुआ और उस दौरान जो था उसने अपनी खुशी का प्रदर्शन भी किया। और चंद्रबरदाई ने का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है, उनके राज्य के बारे में, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में लिखा गया है। तो उन्होंने लिखा कि राजा जयचंद ने खुश होते हुए यह भी नहीं सोचा कि विधाता जल्द ही उससे भी प्रतिशोध लेगा। ये चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ जो है वो उसमें लिखा। और ये हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि उसके बाद जो था नेक्स्ट आक्रमण जो था वो राजा जयचंद पर ही किया गया था, क्योंकि अब मोहम्मद गौरी की जो है इच्छाएं जो है साम्राज्य विस्तार की वो और ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी। और राजा जयचंद पर यह आरोप लगाया कि आपने हमें वचन दिया था कि आप इस युद्ध में हमारा सहयोग करेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और उस की वजह से इसने गौरी ने राजा जयचंद राठौर पर जो था आक्रमण करवाया। उसका जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसमें वो किया गया और इस युद्ध में राजा जयचंद राठौर को हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं चंद्रबरदाई के कहे हुए जो वचन थे वो सत्य साबित हुए थे। दूसरा कारण इसमें आप दे सकते हैं कि राजपूतों की हार का जो कारण है, सेकंड कारण आप दे सकते हैं, वो ये था कि राजपूतों के पास स्थायी सेना का अभाव। राजपूत शासक जो देशी शासक थे बहुत ही शक्तिशाली थे, ठीक है। इसके साथ साथ उस समय की जो व्यवस्था थी उसमें सामंती व्यवस्था जो थी वो बनाई हुई थी। यानी कि जो बड़े बड़े अधिकारी थे या बड़े बड़े जमींदार थे उनको वहाँ का सामंत बना दिया गया था। उनको एक निश्चित मात्रा में सेना रखनी होती थी, उस क्षेत्र का रख रखाव, उस के अंदर टैक्स इकट्ठा करके राजकोष में जमा कराना, इसके साथ वहाँ की शांति व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, यानी कि आप कह सकते हैं ये सामंत जो है अपने एरिया के छोटे राजा होते थे। और
जो राजा थे, बड़े जो राजा थे, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान है या जयपुर का राजा मानसिंह है या अन्य जो राजा थे, वो अपने पास जो है स्थायी सेना नहीं रखते थे, और जब इन्हें जरूरत पड़ती थी तो इन सामंतों से सेना इकट्ठी कर लेते थे और अपना युद्ध करते थे। तो इसके कारण क्या होता था कि सेना जो इकट्ठी तो हो जाती थी, लेकिन वो एक भीड़ के समान होती थी, अनुशासित नहीं होती थी। इसके साथ साथ जहाँ से उनको वेतन मिल रहा है, जो उनका की व्यवस्थाओं को देख रहा है, उसके प्रति वो वफादार ज्यादा रहते थे। ठीक है, तो ये सामंत के प्रति वफादार ज्यादा थे बजाय कि राजा के। इसके साथ साथ सभी सामंत जो थे अलग अलग एरिया के सामंत होते थे, हर एक उसका अपना एरिया का अपना अलग व्यवहार होता है, धर्म होता है, अपने अलग अलग विचारधाराएं होती है। तो जब इनको इकट्ठा किया जाता था तो दिखने में तो विशाल होती थी, लेकिन इनके अंदर अनुशासन और एकता का अभाव होता था, क्योंकि प्रशिक्षण के अपने अपने सबके तरीके होते हैं। एक तरीके से सबको प्रशिक्षण अगर दिया जाए तो वो एक जैसा काम करेंगे। अगर अलग अलग एरिया के सेनाएं हैं, अलग अलग से उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, तो उनमें कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं कि अव्यवस्था आपको दिखाई देती है। तो उसका जो नुकसान जो है वो यहाँ पर इस त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को उठाना पड़ा था। इसके साथ साथ राजपूतों की प्राचीन युद्ध प्रणाली आती है कि राजपूत जो है वो ही अपनी प्राचीन जो युद्ध पद्धति थी, जो वर्षों से चली आ रही थी, उसी को अपना रहे थे। 3 प्रकार की चतुरंगिणी सेना होती थी, ठीक है, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, रथ सेना और हाथी सेना, ठीक है। जबकि मोहम्मद गौरी की सेना जो है उसने घुड़सवार सेना बनाई हुई थी, पैदल सेना थी और घुड़सवार सेना थी, ठीक है। इसके साथ साथ पुराने शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, भाले हो गई, तलवार हो गए, इनका प्रयोग करते थे राजपूत सैनिक या हिंदू जो सैनिक थे वो। इसके वजह से क्या हुआ कि एक तो सामंतों के अधीन सेना है, दूसरा पुराने तरीके से वो कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव हमें त्राइन के दूसरे युद्ध में देखने को मिला। क्योंकि जब क्योंकि जो हाथी सेना है, ठीक है, उसको अपना शौर्य प्रदर्शन, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसको फ्रंट लाइन पे लगाया जाता है, हाथी सेना को, ठीक है, ताकि शत्रु सेना पर रुआब पड़े, प्रभाव पड़े। और हाथी सेना को संचालन में भी टाइम लगता है, मुड़ने में भी टाइम लगता है, बड़े बड़े रथ होते थे उनको मोड़ने में टाइम लगता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है दिखने में तो बहुत ज्यादा विशाल लगती थी, लेकिन उसका इतना ज्यादा प्रभाव अपना नहीं दिखा पा रही थी। जबकि उसके विपरीत घुड़सवार सेना जो है वो बहुत ही फुर्तीली थी, घोड़े का एक तो स्पीड से भाग रहे हैं, ठीक है, इसके साथ साथ उनकी मोबिलिटी जो है मुड़ने की एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या वो तो बहुत ही शीघ्रता से जो है वो अपने दिशा को घुमा लेते थे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि गौरी की अफगान सेना का अधिकतर भाग घुड़सवार सेना थी, जो युद्ध के दौरान तेजी से अपना स्थान बदलने में सक्षम थी। हथियारों के साथ युद्ध करने में कोई नुकसान उनको हाथियों के साथ उन्होंने युद्ध किया, उसमें कोई ज्यादा उनको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा था, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो था तीरों जो थे, घुड़सवार सैनिक जो थे 2 प्रकार के वो कर रहे थे, तीर कमान से युद्ध कर रहे थे और भाले से, जो कि दूरी से ही वार किया जा सकता था, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस युद्ध के दौरान जो था त्राइन का जो दूसरा युद्ध हुआ, उसमें उनकी राजपूतों की जो प्राचीन युद्ध प्रणाली से युद्ध लड़ना जो है उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध हुआ। इसके साथ साथ राजपूत शासकों में दूरदर्शिता का अभाव कह सकते हैं। दूरदर्शिता, हालांकि बहुत ही राजपूत शासक बहुत ही शक्तिशाली थे, ठीक है, ऐसा नहीं है शक्तिशाली नहीं थे, रण कौशल जो था उनका बहुत ही बेहतर था, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर दूरदर्शिता का अभाव था, यानी कि दूर से परिस्थितियों को भाग कर अपनी रणनीति बनाना जो था उनके में जो थे वो ज्यादा सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनको अपनी शक्ति पर विश्वास था कि हम युद्ध कौशल में हमें कोई हरा नहीं सकता है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो पृथ्वीराज चौहान जो था उसका मनोबल जो था और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने ये नहीं सोचा कि मोहम्मद गौरी जैसा शासक जो है वो चुप नहीं बैठेगा, वो अपनी हार का बदला लेगा, ठीक है।
और इसके इस तरफ जो था वो ध्यान न देकर पृथ्वीराज चौहान और उसका पूरी सेना या उसका जो पूरा उसका जो राज्य था वो पूरा साल जो है वो जश्न में ही उन्होंने बिताया, ठीक है ना। पूरा साल जश्न में ही उनका मना, ना उस दौरान ना तो कोई सेना को प्रशिक्षित किया गया, ना ही सेना को संगठित किया गया, ना ही सेना को अनुशासन में रखा गया। यानी कि पूरा साल, जब एक साल पूरी सेना पूरे मौज मस्ती में रहेगी, वो करेगी, तो एकदम से अगर उस पर आक्रमण होगा तो कैसे वो कर पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। तो यही कारण रहा कि पृथ्वीराज चौहान जो था उसकी दूरदर्शिता जो है, दूरदर्शिता का न होना उसके लिए नुकसानदायक सिद्ध हुआ, और जबकि मोहम्मद गौरी की दूरदर्शिता जो थी वो उसके लिए फायदेमंद साबित हुई। अब आप कहेंगे कि मोहम्मद गौरी की क्या दूरदर्शिता हो गई, क्योंकि तो युद्ध हार गया था ना, वो आगे क्या प्रिडिक्शन करता कि मैं जीत जाऊंगा, ऐसा नहीं। उसका हम इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो राजपूत जो शासक थे उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। गुप्तचर व्यवस्था कमज़ोर होने की वजह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि मोहम्मद गौरी जो है वो गजनी जाकर किस प्रकार की उसने व्यवस्था बना रखी है। यानी कि वहां जाकर वो दोबारा से अपनी सेना तैयार कर रहा है, दोबारा से अपनी सेना को प्रशिक्षित कर रहा है, किस प्रकार की रणनीति बना रहा है, ऐसा उसने पृथ्वीराज चौहान ने कुछ नहीं किया। जबकि मोहम्मद गौरी ने अपने गुप्तचर जो थे वो गौरी की उसमें खेमे में भेज रखे थे, छोड़ रखे थे कि आप देखो कि गौरी आगे क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, कैसी आगे क्या नीति बनाता है, ठीक है, वो सब देखने के लिए। तो उसके जो गुप्तचर थे, जब वो ये सारी की सारी पृथ्वीराज चौहान की जो जो व्यवस्था है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा लेके जब वो गजनी जाते हैं, तो मोहम्मद गौरी के सामने गुप्तचर जो है खड़ा होके कहता है कि अगर आप मेरी जान बख्शें तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है गौरी ने कि मैं, आप बताओ क्या सूचना लेके आए हो। तो क्योंकि वो डर रहा था कि अगर उसने ये कहा कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो जश्न में डूबा हुआ है, अपनी विजय का जश्न मना रहा है, और पूरी प्रजा जो है वो पूरे साल से जो है इसी उसमें माहौल में लगी हुई है, तो उससे मैं गुस्से में आके कहीं गौरी उसको मौत के घाट ना उतार दे। तो उसने पहले अपने आप को सुरक्षित किया और फिर कहा ठीक है। तो ये सुनकर गौरी मुस्कुराया। तो उस समय जब सभा में जितने भी लोग बैठे थे उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि इतनी ऐसी खबर सुनकर गौरी मुस्कुरा कैसे रहा है। उसके मुस्कुराहट का उसके बारे में जो था, जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसको मौत के घाट उतार दिया गया, तब उसका पता चला कि गौरी क्यों मुस्कुरा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे लगा गौरी इसलिए मुस्कुरा रहा था कि उसका शत्रु जो है वो बिल्कुल शिथिल पड़ा है, और ऐसे समय में आक्रमण करके उसको हराना बहुत ही आसान है। और ऐसा ही किया मोहम्मद गौरी ने। 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध के मैदान में वो दोबारा से पहुंच गया, और आपने घटनाक्रम पढ़ा ही है, आपको पढ़ाया है कि क्या घटनाक्रम रहा, किस तरह से उसने कूटनीतिक चालों का प्रयोग किया, ठीक है। कूटनीतिक दूरदर्शिता, गुप्तचर व्यवस्था और कूटनीतिक उसकी जो नीतियां जो उसने चली वो उसकी विजय का कारण बनी थी पृथ्वीराज उसकी मोहम्मद गौरी की। कूटनीति की बात हम करते हैं तो आपने को अभी बताया था कि कौन सी कूटनीतिक चाल चली थी। एक तो उसने युद्ध शुरू होने से पहले ही संदेश जो है वो पृथ्वीराज चौहान के पास संधि का संदेश पहुंचा दिया, ठीक है, जिससे कि पृथ्वीराज चौहान को ये लगा कि शत्रु जो है मेरी शक्ति से डर गया है और संधि करना चाह रहा है, ठीक है। इससे उसको और ज्यादा जो था वो आपके क्या कहते हैं उसको, और भी ज्यादा शिथिल हो गया। दूसरे उसका जो सेनापति था इब्राहिम, उसने उसको शहाबुद्दीन जो है उसने युद्ध शुरू होने से पहले कूटनीतिक चाल चली, यानी कि अपनी सेना जो है उसको गुप्त संदेश दिया कि किस तरह से उसने इसमें युद्ध में काम करना है, कि जब पैदल सेना और हाथी सेना जब हम पर अटैक करेगी तो आप पीछे हटने का हम नाटक करेंगे, और जब इनकी युद्ध बंदी जो है या मोर्चा बंदी जो है वो टूट जाएगी तब वापस से इन पर दोबारा से पलट कर आक्रमण करेंगे, जिससे कि अव्यवस्था फैल जाएगी। और बाकी की जो 4 टुकड़ियां थी उनको भी बता दिया कि आपको कैसे कैसे आक्रमण करना है। तो बहुत ही आसानी से जो था इन कूटनीतिक चालों की वजह से मोहम्मद गौरी जो था वो उसकी जीत हुई थी।
और इसके साथ-साथ आप इसमें कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के विश्वास पात्र सेनापति जो थे, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा इस जीत में। और ऐसा नहीं कह सकते कि पृथ्वीराज चौहान के पास योग्य सेनापति नहीं थे, सेनापति थे, बहुत ही योग्य थे, शूरवीर थे और इसके साथ-साथ साहसी थे। उनमें अगर हम बात करें तो हरियाणा के सेनापति गोविंद राय, जिसका प्रदर्शन आपने तराइन के प्रथम युद्ध में देखा, इसके साथ साथ तराइन के दूसरे युद्ध में भी उनका प्रदर्शन देखा। इसके अलावा भीमदेव हैं, जयपाल हैं, ऐसे बहुत से सेनापति थे जो कि वीर थे, साहसी थे, यानी कि अपने शासक के लिए युद्ध में मर मिटने को तैयार थे, ठीक है। लेकिन कमी कहाँ थी? कमी यहाँ रह गई कि उनके अंदर कूटनीतिक चालें चलनी उनको नहीं आई, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो हमारी जो युद्ध पद्धति है, जिसे कि हम कह सकते हैं, कहते हैं कि उच्च आदर्श वाली नीति, ठीक है। क्योंकि उच्च आदर्श युद्ध में कुछ नियम होते हैं। अगर हमारी भारतीय संस्कृति में अगर युद्ध के नियमों को देखा जाए, उसमें सोते हुए व्यक्ति पर वार नहीं किया जाता, ठीक है। भागते हुए व्यक्ति पर वार नहीं किया जाता और इसके साथ साथ शाम होने के बाद युद्ध नहीं होगा और सूर्य उदय होगा, उससे उस समय जो है युद्ध शुरू किया जाएगा। वृद्ध व्यक्ति पर वार नहीं किया जाएगा, जिसके पास हथियार नहीं है, निहथियार है, उस पर वार नहीं किया जाएगा। तो ये सब उच्च आदर्श जो हैं वो नुकसान कर गए राजपूत सेना के लिए। और जबकि गौरी के जो सेना है वो उसके सैनिक भी जो थे दूरदर्शी थे, विश्वास पात्र थे और कूटनीतिक चाल चलने में माहिर थे। और इसका फायदा जो था वो किसने उठाया? मोहम्मद गौरी की सेना ने, क्योंकि उन्होंने जब उस पर संदेश भेजा, उससे एक तो कूटनीतिक चाल उनके सामने आई, ठीक है, उसको जीत दिलाई। दूसरा, जब व्यूह रचना जब की गई, उसमें उन्होंने अपनी सेना को 5 भागों में बांट रखा था, जबकि राजपूतों की सेना जो थी 3 भागों में डिवाइड थी। इस तरह से जो था हर एक नियम उन्होंने तोड़े। जब युद्ध शुरू हुआ तो सोती हुई पृथ्वीराज चौहान की सोती हुई सेना पर गौरी की सेना ने आक्रमण किया था, जबकि हमारे जो हिंदू युद्ध नीति है, उस नीति के अंदर सोई हुई सेना पर वार नहीं करते, निहत्तों पर वार नहीं करते, सूर्य उदय से पहले वार नहीं किया जाता। तो सारे नियम जो थे वो मोहम्मद गौरी ने की सेना ने तोड़े थे और यही आप कह सकते हैं कि कारण रहे कि राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा था। तो कुल मिला के कुछ भी इसके कारणों को हम जस्टिफाइज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से और उन का एक ही उसमें आप निष्कर्ष निकलता है कि मोहम्मद गौरी जो था इस युद्ध में तराइन के द्वितीय युद्ध में जीता था और पृथ्वीराज चौहान जो था उसकी सेना हारी थी। पृथ्वीराज चौहान को की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से भारतीय इतिहास में एक नए इतिहास, एक परिवर्तनकारी इतिहास जो था उसका समय आ गया था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि इसमें तराइन के द्वितीय युद्ध में जो था मोहम्मद गौरी की जीत के क्या कारण थे या अफगानों की जीत के क्या कारण थे, राजपूतों की हार के क्या कारण थे। तो आज के लिए इतना ही। चलो, ओके, बाय।